Hello students, welcome back to our physics class, and this is going to be our third video lecture related to topic light, reflection and refraction. लास्ट दो वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन को रिलेट करते हुए। क्लियर? And in this video lecture we are going to discuss a very important topic जो एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की जो स्फेरिकल मिरर्स हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उनसे किस तरह से इमेज बनाई जाती है, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इमेज की होती हैं और कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ जो हमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर टुडेस टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और पहले हम कुछ रूल्स सीखेंगे दोनों मिरर के लिए एक साथ, एक कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट रहना है यहाँ। देखो काफी सिंपल है, वैसे देखा जाए तो रूल्स जो है वो बुक्स में अलग से डिफाइंड है, ठीक है ना, पर ये जो रूल्स हैं ये कॉमन सेंस से बनते हैं, सिंपल लॉजिक से बनते हैं और वो लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। हमें रूल्स को या लॉज को इस तरह से रटना नहीं है कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो बस ये याद कर लिया, नहीं, हमें ये भी देखना है, ये भी सीखना है कि क्या रीज़न है कि इस तरह से इमेज फॉर्मेशन के लिए जो 4-5 रूल्स दिए हैं, ये जो 4-5 स्टेप हमें याद रखनी है, इनके पीछे क्या लॉजिक है और इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनानी है, इमेज फॉर्म करनी है, तो उस केस में हमें मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए होती है। 2 इंसिडेंट रे से मिरर के बाद जब 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं तो वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इमेज बनती है। ठीक है, 2 क्यों चाहिए? क्योंकि 2 का इंटरसेक्शन होगा तभी हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इमेज मिलेगी। तो याद रखना है कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें कितनी इंसिडेंट रे चाहिए होती हैं? 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं जो ऑब्जेक्ट से चलती हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए होंगी और जब उन दोनों इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्शन होगा मिरर से और उसके बाद जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्ट करती हुई लगती है, अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन होती है, वहां हमें इमेज के बारे में आइडिया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। मिरर के केस में सोचो एक बार कि सपोज प्लेन मिरर से ही सोच लेते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर में मैंने बताया था कि जो इमेज हमारी बनती है वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। प्लेन इमेज मिरर में जो भी हमारी इमेज बनती है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। क्यों? क्योंकि वो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। इट मीन्स बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और याद रखना मिरर के सामने बनने वाली इमेज रियल होती है। अब ये प्लेन मिरर में तो नहीं होता रियल वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में ये रियल वाला कॉन्सेप्ट होता है और वो भी कॉन्केव मिरर के केस में होता है। तो क्या देखेंगे हम? तो किसी मिरर के बिहाइंड बनने वाली इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। मिरर के सामने बनने वाली इमेज कैसी होती है? रियल होती है। इसके दूसरे तरीके से समझाते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रियल और वर्चुअल का जो है ना डिफरेंस पता नहीं होता। चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट से वो वीक रह जाते हैं। मेन ये कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। एक डिफरेंस मैंने अभी बताया, दूसरा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि रियल इमेज जब बनती है तो जो रेज हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मैं डायग्राम बनाते टाइम भी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल सुन लो ध्यान से। और वर्चुअल इमेज में इमेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे या appears to meet या appears to intersect वाली कंडीशन होती है, यानी वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, हमें जबरदस्ती उन्हें इंटरसेक्शन कराना होता है, उन्हें कट कराना होता है ताकि हम इमेज बना पाए। तो ऐसा सिचुएशन अगर कहीं आई जहां हमें जबरदस्ती उन्हें मिलाना पड़ा तो हम कहेंगे कि यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही होगी। तो काफी सिंपल है, ठीक है। रियल इमेज को हम हमेशा क्लियर लाइन से ड्रॉ करेंगे, वर्चुअल इमेज को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या देखा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं और वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन में होते हैं। एक और डिफरेंस है जो हम प्रैक्टिकल लैब में अच्छे से समझ सकते हैं कि रियल इमेज जो होती है उसे हम वाइट स्क्रीन पर बना सकते हैं, बिल्कुल कैमरे के जैसे इमेज बनेगी, एक फोटो बनेगा। तो जो रियल इमेज है उसे हम एक वाइट स्क्रीन पर बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी हम वाइट स्क्रीन पे या वॉल पे
बना नहीं सकते, ये भी इनका एक डिफरेंस होगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं रूल्स के बारे में। ये जनरल एक बेसिक नॉलेज थी, धीरे धीरे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि अब हम इमेज बनाएंगे तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई हैं ये अप्लाई होंगी। ठीक है? तो वन बाय वन काफी सारे डायग्राम बनाने हैं, अच्छे से सीखना है इंटरेस्टिंग तरीके से, और एक एक डायग्राम की साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सो पहला जो रूल है, चलो मैं कॉन्केव मिरर से ये एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर जो मैंने बनाया है, अब हम सब जानते हैं कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर। वी नो दैट मिरर विद इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। सो ये कॉन्केव मिरर है, हमने ड्रॉ किया है, यहाँ सामने साफ क्लियर दिख रहा है। सबसे पहला रूल जो हम पहले से ही जानते हैं, पहला रूल क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। हम ऑलरेडी जानते हैं ये कॉन्सेप्ट, हमने डिस्कस किया था फोकस को डिफाइन करते टाइम। ठीक है? अगर यही सिचुएशन में कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक्सप्लेन करना चाहूं, सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, वी नो the reflecting outer surface, mirror with reflecting outer surface is called convex mirror। यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट रे है और दिस इज अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पर इस कॉन्सेप्ट में ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ तो देखो कन्वर्ज हुई थी, सो दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। चूंकि इसने डाइवर्ज किया तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, और इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो पैरेलल लाइट आई थी इसको इसने क्या कर दिया? डाइवर्ज। सो दिस इज आल्सो वी कैन कॉल दिस डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? तो ये भी डाइवर्जिंग मिरर होगा, ये कन्वर्जिंग मिरर होगा। लेकिन अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन आ रही है, तो यहाँ ये फोकस अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन में होगा। तो हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो फोकस से गुजरती है 100% या वहां से गुजरती हुई अपीयर होती है, हमें लगता है कि वहां से गुजर रही है। तो क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? ये पहला रूल है, दोनों सेम ही है, होने को तो फोकस से जा रही है, बस यहाँ रियल में इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ वर्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है, लग रहा है कि फोकस से दूर जा रही है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है? चलो सेकंड देखते हैं, इसका उल्टा पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू जाए और फिर जाकर मिरर पे इंसिडेंट हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पॉइंट समझ में आया? अगर कोई लाइट रे फोकस से जाए और फिर मिरर पे इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे सपोज इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कॉन्केव मिरर है अपना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज फोकस। ठीक है? अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू जाती है इस तरीके से, ये फोकस से, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, तो अब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। सिंपल, ऊपर से अगर आएगी तो वो भी पैरेलल हो जाएगी, यानी पैरेलल लाइट फोकस से जाती है और फोकस से जाने वाली लाइट जो है वो पैरेलल जाती है। याद रखना कि जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें ये रूल फॉलो होता है। ठीक है ना? अगर रिफ्लेक्टेड रे के रेस का जो पाथ है उससे हम इंसिडेंट रे भेज देंगे तो फिर रिफ्लेक्टेड रे जो भी वो पहले वाले इंसिडेंट रे के पाथ को फॉलो करती है, उल्टा पुल्टा। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से रे भेजूंगा तो वो बिल्कुल इसी पाथ को, सेम पाथ को फॉलो करती है। तो ये वही रूल हो गया। ठीक है? ये दोनों रूल कैसे आए? अब क्वेश्चन याद है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो ये काफी सिंपल है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में डायरेक्ट लिखे होते हैं लेकिन हमें तो नॉलेज चाहिए। तो देखो यहाँ अगर फोकस है तो क्या यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? मैं दोनों रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये जो भी पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट है, सपोज मैंने इसको L कहा, मैं CL को मिला रहा हूँ, ठीक है ना? CL को मिला है, ओके। अगर CL को मिलाएं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो CL है यहाँ, ये CL किसका काम कर रहा है? ये CL काम कर रहा है हमारे लिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल का काम करेगा। अब क्यों नॉर्मल का काम करेगा? हम मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ेंगे कि जो रेडियस होती है वो सर्कल, ये सर्कल ही होगा, सर्कुलर ही होता है, स्फीयर और सर्कल अगर आप देखें तो एक ही बात है। जो रेडियस होती है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सर्कमफेरेंस, या यहाँ पे जो टेंजेंट होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। हम ये जो है थ्योरम 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। टेंजेंट यहाँ बोल सकते हैं स्फेरिकल सरफेस। तो अगर ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है।
जो पॉइंट मैंने याद कराया डायरेक्ट याद रखना है, याद तो रखना ही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। वैसे ही पता है कि हाफ ही होता है, हमने पढ़ा था ना, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सी यहाँ होगा, और अगर मैं सी को इस लाइन से मिलाऊंगा, सपोज ये अगेन वही एल पॉइंट है, इससे मैं मिलाऊंगा तो ये नॉर्मल हो गया, बिकॉज रेडियस, ये रेडियस हुआ है नहीं, सेंटर से जा रहा है ना, सेंटर से जा रहा है मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सर्कमफेरेंस। तो इस कंडीशन में दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर से दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी ये रूल जो है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ सिंपल है, अगर ये सेकंड पॉइंट पे यहाँ एक्सप्लेन करूं तो देखो सेकंड पॉइंट यहाँ कैसे होगा। इस बार सपोज ये फोकस है, अब यहाँ फोकस से लाइट नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, देखो ऐसे, ये लाइट रे ना फोकस की तरफ निशाना बना के जा रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी हमने इस बार यहाँ तो हमने बिल्कुल फोकस से ही गुजर दिया था, फोकस से गुजर के अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई तो वो पैरेलल हो गई, पैरेलल आई तो फोकस से गुजर गई, ठीक है। अगर यहाँ कोई लाइट रे फोकस की तरफ निशाना भेज के बिल्कुल एकदम फोकस की तरफ टारगेट करके थ्रो किया, तो अब क्या होगा? देखो बिल्कुल ये फोकस की तरफ जा रही है, तो ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। देखो वही चीज है, पैरेलल गई तो ऐसे आई तो पैरेलल हो गई, यानी लाइट रे पाथ को रिवर्स फॉलो करती है। क्लियर है पॉइंट? ये सिंपल पॉइंट हो गया कि अगर कोई लाइट रे, ये देखो किसकी तरफ निशाना करके भेजा था हमने इसको, फोकस की तरफ, तो अगर फोकस की तरफ निशाना करके भेजेंगे या फोकस के डायरेक्शन में कोई लाइट रे आती है तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखे हैं, डायरेक्ट भी मैं बता सकता था, पर मैंने कोशिश की है कि तुम्हें इसका रीजन समझ में आए, और रीजन कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। कौन से दो पॉइंट्स हैं, नोटबुक में क्लियर लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या था कि इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस, ठीक है, या फिर इट अपीयर्स टू मीट प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इंसिडेंट रे जो फोकस के थ्रू जाकर मिरर पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it gets parallel to the principal axis. Incident ray which passes through focus and incident on mirror after reflection it gets parallel to principal axis. और यहाँ पर incident ray for convex mirror, incident ray which is moving towards focus after reflection from mirror again gets parallel to principal axis. ठीक है, ये सिंपल दो रूल है। तो ये हुआ, और भी यहाँ रूल सीख सकते हैं, और कौन कौन सी रूल होंगे देखो इमेज बनाने के लिए। थर्ड रूल जो है वो देखो, सपोज वापस से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ और दिस इज, ये हमारा थर्ड रूल होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर मैंने दोबारा से बनाया है, और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस बीलो, ये पोल है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में कौन सा पॉइंट होता है? फोकस, हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और फिर इंसिडेंट हो जाए मिरर के ऊपर, तो बताओ अब रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां जाएगी? तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करेगी, वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसे। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखो सिंपल है, सपोज एक प्लेन मिरर इमेजिन करो, ठीक है। अगर प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आ गई, ऐसे इंसिडेंट हो गई, ठीक है, तो अगर ऐसे इंसिडेंट हुई तो बताओ ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? जिस डायरेक्शन में आएगी वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में इंसिडेंट हुई है, यानी। लेकिन यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई कितना है? 0 है। आई 0 क्यों है? क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ आई 90 नहीं है, इंसिडेंट रे मिरर से 90 पे आई है, लेकिन आई 90 नहीं है, क्योंकि आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल, कितना है? 0। आर भी कितना है यहाँ? 0। याद रखना आई और आर दोनों 0 हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ है, लेकिन ये किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। देखो ये जो लाइट रे आ रही है, क्या ये रेडियस के अलोंग आई है? C, और ये कोई भी पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को बनाऊं L है, बताओ ये जो CL है लाइन, क्या ये रेडियस है? बिल्कुल। इसका मतलब ये रेडियली आई है ना। इंसिडेंट रे रेडियस के अलोंग इंसिडेंट हुई है, रेडियस के अलोंग इंसिडेंट हुई है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, और परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने की वजह से ये वापस उसी डायरेक्शन में
चली जाएगी, वापस से अपने पाथ को रिपीट करेगी। सिंपल। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। मैं क्लियर बता चुका हूं कि रेडियस जो होती है वो हमेशा सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यानी अगर कोई लाइट रे रेडियली आएगी तो वापस से अपने पाथ को रिपीट करेगी, जिस डायरेक्शन के जिस पाथ पे लोग आई है वापस से उसी पाथ पर चली जाएगी। दिस इज द थर्ड लॉ जो हमने यहाँ सीखा है। फोर्थ लॉ अगर हम डिस्कस करें तो अगेन कॉन्केव मिरर में यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। और कॉन्केव मिरर के केस में देखो फोर्थ लॉ तो काफी इजी, वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। अगर कोई लाइट रे यहाँ पोल पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, थीटा एंगल बना के, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि इतना ही एंगल बनाकर ही वापस चली जाएगी। यहाँ पे भी कितना होगा? थीटा। ये पॉइंट कौन सा है? सी, ठीक है। सीपी की तो रेडियस है, और रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये जो सीपी है ये किसका काम करेगा? नॉर्मल का। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाएगी। यानी सी से जाकर मिरर को मिलने वाली हर लाइन एक नॉर्मल की तरह ही बिहेव करती है। अगर कोई लाइन इस नॉर्मल से थीटा एंगल पे आती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन भी कितने पे होगा? थीटा एंगल पे होगा। लेकिन अगर कोई लाइट रे रेडियस के अलाउंग जाकर मिरर पे इंसिडेंट हो जाती है तो वापस से उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक्सप्लेन करता, समझो, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि थोड़ा वर्चुअल चलता है, ठीक है ना। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली हर इमेज वर्चुअली होती है। यहाँ पर तो रियल और वर्चुअल दोनों बनेंगे, ठीक है ना। अभी हम डिटेल में डिस्कस करके डायग्राम बना के। सो इस मिरर के लिए अगर हम डिस्कस करें, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज पी, पोल है ये, और अगर बात करें तो ये सी, ठीक है। तो अगर सी के डायरेक्शन में, पिछली बार हमने निशाना कहाँ बनाया था? फोकस पे। इस बार हमने निशाना कहाँ बनाया है? सी में। तो पहले हमने निशाना बनाया था फोकस को। जब फोकस पे निशाना बनाते हैं तो पैरेलल हो जाती है, लेकिन अगर सी पे निशाना बना के कोई लाइट रे आएगी तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यही वाला थर्ड फॉर्म की आएगी और वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई थी। ये रेडियस है और रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और अगर थीटा जो है यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जरूर जीरो है, लेकिन रे जो है वो मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो ये वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी प्लेन मिरर वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आया? ये पॉइंट हो गया। और बाकी सेकंड पॉइंट तो यहाँ भी सेम है। अगर कोई लाइट रे यहाँ आती है पोल के ऊपर थीटा एंगल बनाते हुए, तो वो यहाँ से थीटा एंगल बनाकर वापस भी चली जाएगी, थीटा एंगल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन, यानी हमारा मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये चारों जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं इन्हें समझना है, एक एक करके इनकी लैंग्वेज को लिखना है, ठीक है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको यूज कैसे करें। और ये जो चारों पॉइंट हैं अभी जितना भी समझ में आए, अगर बहुत कॉन्सेंट्रेशन रखा होगा, अच्छा रिवाइज किया होगा तो क्लियर हो गए। और अब जब हम एक एक करके डायग्राम बनाएंगे तो ये वैसे ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि डायग्राम इन्हीं के एप्लीकेशन से बनेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, और पहला हमारा मिरर कौन सा होगा? कॉन्केव मिरर। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्केव मिरर से हमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज मिलेंगे। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअली बनाएगा, तो उसके दो ही डायग्राम है, ठीक है ना। वो काफी इजी है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉन्केव। और क्वेश्चन भी कहाँ ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं? कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्शन के। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे पहले। और पहला जो मिरर होगा हमारा, वो कौन सा मिरर होगा? हमारा फेवरेट कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए डायग्राम है, एक एक करके सारे डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन है, फिर लास्ट में टेबल बनाएंगे, ठीक है। और टेबल भी याद रखनी है, और एक एक डायग्राम। ये डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि डायग्राम बिल्कुल क्लियर बने, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ object is placed at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, रेडियस या फोकस के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में काफी दूर है, तो क्या होगा? सो दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, सपोज यहाँ C है। और अब डायग्राम बना रहे हैं तो देखो ध्यान रखो, एग्जैक्ट नहीं तो थोड़ा ध्यान रखना है, C और P के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हमारा जो इमेज है वो अच्छी बनेगी। तो हमें एरर से दूर रहना है, तो हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं तो लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट ही है। अब
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे आने वाले लाइट रेज कैसे होते हैं? पैरेलल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो उससे आने वाले लाइट रेज कैसे होंगे? पैरेलल होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला हमने? सन एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, वर्क करता है, और जो सन है हम मान सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस है? बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है उसका। और तुम ये ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में कि जो सनलाइट आती है हमारे पास वो हमेशा कैसे आती है? पैरेलल। सन से जो लाइट आती है वो पैरेलल है। अगर तुमने विंडो से सनलाइट को आती हुई देखा होगा किसी कंडीशन में, अगर हमें दिखती है लाइट रेज किसी रूम में जब एंटर होती है तो हम देखते हैं कि वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। यानी सनलाइट कैसे आती है? पैरेलल आती है। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस पे होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है, तो उससे आने वाले रेज हम तक आते आते कैसे हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। और जब इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल आएंगे तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद हमें बताइए ये कहाँ जाएगा? फोकस पे। मुझे दो ही रेज चाहिए, मैंने कहा था दो रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। और सेकंड ये भी कहाँ से जाएगा? ये भी फोकस से जाएगा। और अब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों रेज ने कहाँ कट किया? एफ पे। यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस इमेज का बनेगी फोकस पे बनती है। यू आर गेटिंग इट? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज का बनेगी फोकस पे। याद रखेंगे, ये पहला डायग्राम है, पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि दोनों ने कहां इंटरसेक्ट किया। और इस इमेज का साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज। बहुत छोटी इमेज होगी क्योंकि देखो एक पॉइंट साइज इमेज बनी है, वो कहां बनी है? फोकस पे। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पे, तो इमेज जो है वो कहां बन रही है? फोकस पे। ठीक है, और ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है? दिस इज पॉइंट साइज इमेज, बहुत छोटी इमेज है। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी। इमेज कैसी बनी है? रियल। और रियल इमेज है तो रियल इमेज कैसी होगी? बहुत पॉइंट साइज है तो इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी इमेज होगी। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट हुआ, पहला डायग्राम। चलो सेकंड डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और अब जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो हमने रखा, अब हम इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देगा, यानी ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद सी और एफ के बीच में, उसके बाद एफ, और फिर लास्ट में इस तरह से एफ और पी के बीच में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना? तो सेकंड डायग्राम हम बना रहे हैं और अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस कॉन्सेप्ट को मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से दूर रखा है। ठीक है, तो अब डायग्राम कैसा बनेगा? देखो, so this is our concave mirror, this is principal axis, ये पॉइंट है P, ठीक है, पोल। और यहाँ जनरल मिरर हम बना रहे हैं तो ये सपोज सेंटर है और इसके बिल्कुल बीच में फोकस करना है। ठीक है, मैंने कहा डायग्राम में एरर नहीं रखनी है ना, क्लियर रखना है डायग्राम को। तो इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब ऑब्जेक्ट हमें देखेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं है, ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, बस बियॉन्ड सी है, सी से दूर है। ठीक है ना? सी पहले कहाँ था? इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं। तो अब ऑब्जेक्ट सामने है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को नाम मैंने दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ए यहाँ और बी यहाँ। क्लियर? अगर मुझे इसकी इमेज चाहिए तो हमें कितने इंसिडेंट रेज चाहिए? इंसिडेंट रेज 2 चाहिए, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। 2 इंसिडेंट रेज आर रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, और अब जो रूल्स हमने सीखे देखो वो अप्लाई करने का टाइम यहाँ आया है। हम रूल्स अप्लाई करेंगे और देखो क्या कंडीशन होगी यहाँ। सबसे पहली जो रे है वो कैसी जाएगी? पैरेलल। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है एंड इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी। और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? सारी दुनिया को पता है सर, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, पता है नहीं? बिल्कुल, पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। पहला रूल क्लियर। चलो दूसरी रे की बात करते हैं। जो सेकंड रे है, क्यों ना मैं सी से भेज दूं? सेकंड रे को मैं सी के थ्रू भेज रहा हूं और अगर ये सी से पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट हो गई तो वापस से इसी पाथ को फॉलो कर जाएगी, सेम इसी पाथ को फॉलो कर गई। कहां इंटरसेक्ट किया रिफ्लेक्टेड रेज ने? यहां देखो। तो पहली रेज तो ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। दूसरी रे ऐसे गई और वापस यूं गई और वापस उसी बात में। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टेड रेज ने कहां काटा? यहां। जहां रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहां बनती है इमेज। तो यहां हमें बी की इमेज मिली बी डैश, रियल इमेज मिल गई यहां मिली है, ये इमेज होगी ए डैश
ए डैश। ओके, तो मैंने कहा था रियल इमेज है और देखो उल्टी बनी है नहीं, नीचे की तरफ बनी है तो इन्वर्टेड है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। सो दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम है। यहाँ तो सिंपल हमें दिख रहा था पॉइंट इमेज थी तो इमेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट है, बताओ वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड एफ। और इमेज कहाँ बनी है? इमेज कहाँ बनी है? इमेज फॉर्म्स बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी और एफ के बीच में, इंफिनिटी और सी, इंफिनिटी और सी के बीच में था, और इमेज क्या बनी? सी और एफ के बीच में। क्लियर? तो ये हो गया। इमेज कैसी है? बोलो, रियल है। रियल इमेज है। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। तुम्हें पता है रियल तो इन्वर्टेड होना ही है, और दिख भी रहा है डायग्राम में कि रियल इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। और क्या मैं कह सकता हूँ मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, यानी इमेज जो है उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम है। मैग्निफिकेशन 1 से कम होना, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। इमेज का जो साइज है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी है, तो मैग्निफिकेशन हमें यहाँ 1 से कम मिला। क्लियर? सो ये सेकंड केस हो गया, सेकंड कंडीशन। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? पहले इंफिनिटी पे था, अब इंफिनिटी और सी के बीच में। अब बारी आ गई है ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देने के लिए? सी के ऊपर रखने के लिए। तो देखो थर्ड डायग्राम में ये सारे रिजल्ट्स यहाँ इससे पहले पॉज करके ड्रॉ करना, ठीक है? चलो थर्ड देखते हैं, तीसरा केस। और थर्ड केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस बार हम एग्जैक्ट सी के ऊपर प्लेस करें, ध्यान से समझना है इसे। सो दिस इज अगेन हमारा फेवरेट कॉन्केव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज O P। क्लियर? यहाँ हम ड्रॉ करें तो लगभग यहाँ पे हम C ले लेते हैं, ठीक है? और बिल्कुल इनके बीचों बीच हमने यहाँ पे लेना है F, ठीक है? ये और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए F। तो फोकस वैसे भी C और B के मिड पॉइंट होता है, डिस्टेंस जो है वो हाफ होती है। इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने कहाँ प्लेस किया है? ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। यहाँ से वही रूल, पहले कहा था इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में एग्जैक्ट सी पे आ गया, ठीक है? एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये तीसरा केस है। सबसे पहले फर्स्ट रे, और जो फर्स्ट रे है वो कैसे जाएगी बताओ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कहाँ से गुजरेगी? ये जो फर्स्ट रे है, ये जो फर्स्ट रे है ये फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, ठीक है ना? तो इसको रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ आएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से फोकस पॉइंट से थोड़ा सा स्केल से बनाने से अच्छे से डायग्राम को। जो फर्स्ट रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, दिख रहा है सबको? एक रे तो ये हो गई, ठीक है ना? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। नाउ सेकंड रे कहाँ भेजे? अब सी तो यही है, तो सेकंड रे को हम कहाँ भेजते हैं? सेकंड रे को फोकस के थ्रू भेज देते हैं। रूल हमने पढ़ा था, सेकंड रे को फोकस के थ्रू भेजो। अगर ये फोकस से गुजर के इस तरह से जाएगी, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के बाद जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है, ये हमने ड्रॉ किया था यहाँ, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होके इस तरीके से गुजरेगी। देखा सबको? पहली जो रे थी वो पैरेलल गई तो फोकस से गुजर गई, दूसरी रे फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। यहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और देखो यहाँ एक इमेज भी रियल और इन्वर्टेड, और ये इमेज क्या होगी? ये रियल इमेज बनी है A डैश, और यहाँ है B डैश। क्लियर? हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो अगर ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है? C पे बनती है। कितना सिंपल है, बताओ? यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? एट C, तो इमेज भी कहाँ बनी? एट C। कैसी है इमेज? रियल है। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन कितना? 1, यानी इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बताओ दोनों सेम है ना? इमेज डिस्टेंस भी r के इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी r के इक्वल है। तो हमने क्या सीखा? अगर हम ऑब्जेक्ट को C पर रखेंगे या 2f डिस्टेंस पे रखेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम होगा। मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? 1। तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज also forms at 2f और center of curvature। तो हमने यहाँ से ये सीखा।
डायग्राम में बहुत ज़्यादा सिमेट्री है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? चौथी कंडीशन की तरफ बढ़े, सारे डायग्राम एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल एकदम आइडिया से ढंग से डायग्राम बनाना है। ढंग से डायग्राम कब बनेगा? प्रैक्टिस से बनता है, ठीक है ना। और मेन ये है कि हम डिस्टेंस को सही लें, ठीक है ना। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट ही लेना है, तभी बनेगा, अदरवाइज डायग्राम के साथ जबरदस्ती हो जाएगी, और जबरदस्ती हमें पता चलेगा कि भाई अब डायग्राम नहीं बन रहा है, जबरदस्ती हो रही है, तो फिर वो गलत कंसीडर होगा, सही कंसीडर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस इतना करना है कि डायग्राम अच्छे से बनाना आ जाए हमें, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो फोर्थ पॉइंट है यहां हम रखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। क्लियर? इस बार ऑब्जेक्ट C और F के बीच में आ गया। एक स्टेप और किसका? सबसे पहले कहां था ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे, फिर कहां आया? इन्फिनिटी और C के बीच में, फिर कहां आ गया? C पे, और अब कहां आ गया? C और F के बीच में। चलो ये ड्रॉ करते हैं, जिसे मैंने ड्रॉ किया। कौन सा मिरर है बताओ, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो सब? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट कौन सा है? P। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और बिल्कुल इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट ड्रॉ किए। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? C और F के बीच में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में, ठीक है। वही रूल से फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट मैंने कहा ऑब्जेक्ट है A, जो पहली रे है वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से? फोकस से। सबको पता है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। क्लियर? नाउ जो इमेज बनाना है, तो अब देखो सेकंड रे कहां से भेजे? दो रास्ते हैं, या तो मैं इक्वल एंगल पे भेजूं, इक्वल एंगल से यहां इंटरसेक्ट करवा लूं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हो सकता है मैं इसको C के इस डायरेक्शन के थ्रू या परपेंडिकुलर भेज दूं, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आएगी। चलो हम जो फोर्थ लॉ हमने सीखा था उसको काम में ले लेते हैं। मैं इस रे को पोल पे इंसिडेंट करा रहा हूं, सेकंड रे। दो तो चाहिए, मैंने कहा था दो इंसिडेंट रे चाहिए। ये इंसिडेंट कहां गई? पोल पे। जितना एंगल इसने यहां बनाया, एग्जैक्ट नापने की जरूरत नहीं, लगभग उतना एंगल वापस बनना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम एंगल बनना चाहिए, यानी ये इतना एंगल लेके वापस जाएगी, और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो उन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट किया, गेटिंग इट? तो यहाँ इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। और इस बार हम ये ऑब्जर्व करें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज की कंपैरिजन में तो काफी बड़ा मिला है हमें, ठीक है ना। यानी इमेज मिली है A', तो ये पता चल गया कि मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमें इमेज मिली, ये डायग्राम समझना क्या होगा? दो रेस इमेज बनना। अब यहाँ इमेज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बताओ? इमेज कैसी है? फिर से रियल है, अभी तक रियल ही बन रही है, ठीक है। इमेज फिर से रियल है। इमेज कैसी है? रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, और इमेज का जो साइज है, मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है। और इमेज बनी कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो कहाँ था? ऑब्जेक्ट था बिटवीन C एंड F, और जो इमेज है वो कहाँ बनी बताओ? बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो हमारा पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट जो था, जो हमने ड्रॉ किया था सेकंड पॉइंट में, कि ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी और C के बीच में था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और C के बीच में होता है तो इमेज C और F के बीच में बनती है। जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होता है तो इमेज इन्फिनिटी और C के बीच में बनती है, यानी वाइस वर्सा कंडीशन है दोनों। तो रिलेट भी कर सकते हैं, लास्ट में टेबल बनाएंगे तो रिलेट करेंगे। अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं? फिफ्थ डायग्राम के लिए, सो ये फिफ्थ डायग्राम हो रहा है। और अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? हम फोकस पॉइंट पे रख देंगे, क्योंकि अब C और F के बीच में आया था, अब फोकस पे आ गया। अगेन दिस इज concave mirror, this is principal axis, this is pole, this is C and this is midpoint, clear? और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, क्लियर? फोकस के ऊपर। तो जो फर्स्ट रे है इस बार कैसी रहेगी? ये तो फिक्स है, पहली तो पैरेलली भेजनी है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रे है ये कहाँ से गुजर जाती है? फोकस से। देख सकते हैं सेकंड रे ऑफ लाइट, या तो मैं यहाँ भेजूं पोल पे, ठीक है, तो सेकंड रे ऑफ लाइट, या फिर हो सकता है हम C के डायरेक्शन भेज दें। देखो इस रे को यहाँ से C से एक डायरेक्शन लो हल्की सी, और इसी डायरेक्शन के अलोंग भेज दो,
भेजा दूसरा तरीका, बिल्कुल। अच्छा, क्या ये जो रे है इंसिडेंट रे है, और ये यहाँ कैसे इंसिडेंट हुई है बताओ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो वापस अपने पाथ को फॉलो करेगी, और जब ये वापस अपने पाथ को फॉलो करेगी तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो दोनों रेज हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों रेज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पैरेलल। क्लियर? देखो, पहली रे तो रूल वही था, दूसरी रे मैंने सी के डायरेक्शन में उसको भेजा। जब सी के डायरेक्शन में जाके मिरर पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस अपने पाथ को फॉलो करेगी। क्यों? ये रूल हमने सीखा था, कोई इंसिडेंट रे अगर सी से जाती है तो वापस उसी पाथ को फॉलो करती है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद दोनों पैरेलल हो गए, यानी इमेज कहाँ बनेगी? अब इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी? अब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा लार्ज होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे हो, एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। देखो एक कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज, पहले कॉन्सेप्ट पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो वाइस वर्सा, पिछले पॉइंट पे भी ऐसा था, इस पॉइंट पे भी वही सेम है। तो ये इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? तो ये काफी ज्यादा दूर बनेगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम यहाँ समझ रहे हैं, और ये 6th पॉइंट होने वाला है। और 6th पॉइंट में हम यहाँ लिख रहे हैं when object is placed between F and P, यानी ऑब्जेक्ट F और P के बीच में, ये बचा है अब F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को, तो ये लास्ट पॉइंट है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो कंडीशन है, अभी तक हमने देखा हर इमेज रियल बन रही थी, ये वो कंडीशन है जब इमेज वर्चुअल बनेगी। तो वो कौन सा केस होता है? जब कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। तो ये हम देखते हैं, ये हमारा वही फेवरेट मिरर, कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P पोल हो जाएगा। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया, फोकस, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? F और P के बीच में, दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट को मिरर का बिल्कुल पास रख दिया। देखो कैसा ऑब्जेक्ट कैसा क्या है, पहले दूर था इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और C के बीच में, तीसरे पॉइंट में C के बीच में, उसके बाद C और F के बीच में, फिर F के बीच में, और अब F और P के, फिर तो F पे था और फिर अब F और P के बीच में हो गया। तो यहाँ पहली रे, फर्स्ट रे, तो ये रूल तो सर फिक्स है, पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से जाएगी? F से। तो पता है सबको, तुम लोग सर ये तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो ये हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे हुई, ठीक है। सेकंड जो रे है ये C के डायरेक्शन में हम थ्रो करें, ठीक है ना? इस तरीके से, वही पिछले वाले डायग्राम की तरह मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इस C से आ रही है और हमने इस तरीके से C के डायरेक्शन में से भेजा, ठीक है। अगर C के डायरेक्शन में हम भेजेंगे तो ये वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, C के डायरेक्शन में भेजेंगे तो वापस से रिफ्लेक्टेड होकर ये इस तरीके से यहाँ चल जाएगी, देख रहे सबको? ये जो दोनों रेज हैं, यहाँ हमने जो ड्रॉ किए हैं, ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, देखो इसको पीछे बढ़ाओ और इस रे को भी यहाँ हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये दोनों यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सबको? और यहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनी है, देखो मैंने डॉट से बनाया। और पहली बार हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इमेज जो है वो कैसी बनी है? इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है? सीधी। पॉइंट समझ में आया? हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? F और P के बीच में। हमने क्या ऑब्जर्व किया? एक लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से चली गई, दूसरी लाइट रे C के डायरेक्शन में गई और वापस से C से पास हो गई मिरर के पीछे की तरफ। देखो पहली बार इमेज, अब तक इमेज सब इन फ्रंट ऑफ मिरर थी, अब जो इमेज बनी वो बिहाइंड द मिरर है। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और यहाँ जो इमेज हमें मिली है ये है A डैश B डैश। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड P। इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर इमेज है, इसका मतलब इमेज कैसी है? पहली बार में वर्चुअल इमेज मिली है, तो ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और हम ये देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, यानी इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। क्लियर? तो अब हम टेबल बना सकते हैं
अलग अलग केस में, तो मुझे बताओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, देखो किस तरह से ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, चलो हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग क्लियर कर लेते हैं। हमारे सारे रिजल्ट्स को हम रिवाइज करेंगे, ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं, बुक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब फाइनली हम जब टेबल ड्रॉ करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन, ठीक है। देखो हमने क्या सीखा, ये कॉन्केव मिरर है, एक ही कंडीशन में क्लियर करते हैं, ये सी होगा, एफ होगा, ये पी हो, क्लियर। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे, देखना ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के इन्फिनिटी और सी के बीच में आया, इमेज कहाँ बन गई, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज कहाँ गई, सी पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट एफ पे आया तो इमेज खुद कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे। तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है और इमेज दूर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर जाती जाएगी। और लास्ट केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एफ और पी के बीच में रख दिया तो इमेज इस साइड बनी, और इमेज कैसे बनी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा था। तो देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। इमेज कैसी थी, पॉइंट इमेज, ठीक है, बहुत छोटी पॉइंट इमेज। सेकंड, ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज ये सेकंड पॉइंट है, इमेज का बनी बिटवीन सी एंड एफ, कैसी थी, रियल थी, कैसी थी, इन्वर्टेड थी, मैग्निफिकेशन एक से कम था। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बनी है, इमेज भी सी पे बनती है। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन एक से एक के बराबर है, ठीक है। यहाँ मैग्निफिकेशन एक से कम था। फोर्थ में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ डायग्राम में। तो फोर्थ डायग्राम के अकॉर्डिंग इमेज का बनी, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। देखो इंफिनिटी एंड सी, सी एंड एफ, सी एंड एफ, इंफिनिटी एंड सी, उल्टा है, ठीक है, सी एंड इंफिनिटी के बीच में। और यहाँ पे भी रियल थी, लेकिन फर्क था कि इस बार मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा था। फिफ्थ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट एफ, ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे चला गया। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, और चल रहा है, ठीक है। तो ये बनेगी, इमेज रियल है, मैग्निफिकेशन एक से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे जाके। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। और लास्ट हमने 6 पढ़ा था, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। यही वो कंडीशन है, इमेज है कैसी, वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन कैसा है, एक से ज्यादा होगा। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझा। बुक से इसको स्टडी भी करना है, डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पूरे लेक्चर के थ्रू जाना है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पॉज करके डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स कैरी करने हैं। सो कैरी ऑन विद योर स्टडीज़, मेहनत करते रहो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।